स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैव मंडल रिजर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिससे ही सवाल नहीं आता है इससे, तो हम लोग समझते हैं। और जब हम लोग जैव मंडल रिजर्व पढ़ेंगे तो हमको कभी कभी मिलेगा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, तो जैव विविधता। तो ये सब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सब क्या होता है। हम लोग को पढ़ने के दौरान शब्द मिलेगा अभयारण्य, हम लोग को मिलेगा अभयारण्य। तो ये अभयारण्य देखिए क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। कहा जाता है कि सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार, पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। यानी या तो सरकार या तो किसी और कोई संस्था है, इसके द्वारा कोई वन को, जो जंगल रहता है उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, उसको संरक्षित कर दिया जाता है। या तो वो पक्षी विहार भी हो सकता है, पंछी का भी हो सकता है, या तो पशु का भी हो सकता है। इसी को अभयारण्य कहते हैं। इसका उद्देश्य पशु, पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना होता है। यानी जो जंगल का जो संपत्ति होता है और उसके बाद जो पशु पक्षी होता है उसको संरक्षित रखना है, उसको लोग उसका शिकार न करें, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है। साथ ही साथ होता है कि पहले उसका विकास करना है और कोई चीज़ उसके बारे में जानना है, उसे शिक्षा लेना है, कुछ भी, या कोई अनुसंधान होता है तो उसमें मदद लेना होता है। तो ये होता है अभयारण्य। और जो अगला टर्म हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें मिलेगा ना, हम लोग को मिलेगा कि राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ये किसी प्रशासन के द्वारा ये संरक्षित रहता है औपचारिक रूप से। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब होता है कि ऐसा उद्यान होता है या ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा जाता है। उसको कोई किसी मतलब प्रशासन से वो रिलेटेड रहता है, किसी प्रशासन के द्वारा ये औपचारिक रूप से संरक्षित रहता है। और अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लगभग सभी में क्षेत्रों के वन जीवन को आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना उनका मुख्य ध्येय होता है। यानी कि आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि कोई चीज़ है, वन्य जीवन को अगर समाप्त कर दिया लोग तो आने वाली पीढ़ी कैसे देख पाएगा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान का जो विकास हुआ था ये इसीलिए हुआ था ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उस चीज़ को, वन्य जीवन क्या था, इसको देख सके, समझ सके। तो यही होता है राष्ट्रीय उद्यान। और एक और टर्म मिल जाएगा आपको, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें कि आखिर ये होता क्या है जैव विविधता। तो जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है, ये अंग्रेजी के दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो और डाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है जीवित वस्तु यानी लिविंग्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्न प्रजातियां यानी डिफरेंट स्पेसीज। यानी कि ये होता है, यानी कि ऐसा जगह या ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर अलग अलग प्रजाति हो एक ही जगह में। यानी कि अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। समझ में आया ना आपको क्या होता है ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। यानी कि जीवों की विभिन्न प्रजाति, अलग अलग प्रजाति जीव का अलग अलग, जैसे पक्षी हो गया तो कोई कुत्ता हो गया, कोई अलग अलग प्रजाति एक ही स्थान पर पाया जाना, ये जैव विविधता कहलाता है। हमको भी टर्म मिलेगा ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसको, अपना टॉपिक हो तो उस पर मिलेगा। उसके बाद जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1985 ईस्वी में डब्ल्यू जी रोजेन ने किया था। तो सवाल बन सकता है, पूछ सकता है सब। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। ये सिर्फ हम लोग समझने के लिए आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, अभयारण्य क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान समझ गए। अभयारण्य क्या होता है, कोई सरकार या कोई संस्था द्वारा किसी मतलब कि संरक्षित कर लेता है वन को, यही कहलाता है अभयारण्य। इसका उद्देश्य यही रहता है कि विकास करना, एक प्रकार से वन संपदा को बचाना, उसके बाद उसका विकास करना उस वन को, और उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसका लोग काम लाता है। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है कि ये किसी प्रशासन के द्वारा ये संरक्षित रहता है, और उसके बाद जो है इसको आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाता है। मेनली रूप से इसमें यही रहता है। अब हम लोग अपना टॉपिक पे चलाते हैं। हाँ, हम लोग का टॉपिक है जयमंडल रिजर्व। अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर जयमंडल रिजर्व ये क्या होता है। तो क्या होता है, जो हम लोग अभी देखें कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो जयमंडल रिजर्व होता है, ये जयमंडल रिजर्व में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य को मिला करके एक जयमंडल रिजर्व बनाया जाता है। बात को समझ रहे हैं ना आप। यानी कि जैसे बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और ये हो गया वन जीव अभयारण्य हो गया, ये सब मिला करके एक जैव मंडल
रिजर्व बनाया जाता है। तो इसका सुझाव सबसे पहले यूनेस्को ने दिया था 1917 ईस्वी में, विश्व के बहुत सारे देश में दिया था। तो इसी के सुझाव को मानते हुए भारत सरकार 1986 ईस्वी में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी को घोषित किया। किसको घोषित किया? नीलगिरी को घोषित किया भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व। इस जो नीलगिरी जो था, ये नीलगिरी इसमें कैसे बना ये? तो इसमें साइलेंट वैली जो वन्यजीव अभयारण्य है, साइलेंट वैली, मधुमलाई जो कि तमिलनाडु में है, नागरहोल एवं बांदीपुर, ये सब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को शामिल करके नीलगिरी को भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया। कब? 1986 ईस्वी में। ये जो जैव मंडल रिजर्व है ये किसके सुझाव पे किया गया था? यूनेस्को के सुझाव पे। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले सुझाव कब दिया था? ये 1917 ईस्वी में दिया था। तो ये सब इसी को बात को रखते हुए भारत सरकार क्या किया? 1986 ईस्वी में नीलगिरी को पहला जैव मंडल रिजर्व घोषित किया। तो इससे सवाल बनता है हमारा कि पहला जैव मंडल रिजर्व तो नीलगिरी हो गया। इसमें कौन कौन मिला हुआ? ये सब VVI है, साइलेंट वैली, मधुमलाई, नागरहोल, बांदीपुर, ये सब राष्ट्रीय उद्यान और कुछ इसी में से कुछ वन्यजीव अभयारण्य था जिसको फिर इसमें शामिल किया नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व में। और ये जो हम लोग पढ़े हैं कि साइलेंट वैली जिसको हम लोग शांत घाटी कहते हैं और इसी को नीरव घाटी भी कहते हैं, तीनों के मतलब एक ही होता है, शांत घाटी, नीरव घाटी, साइलेंट वैली, ये तो केरल में है। तो ये जैव विविधता के लिए संरक्षित है, यानी कि यहाँ पे एक ही स्थान पे बहुत सारा प्रजाति पाया जाता है यहाँ पे, तो यही कहलाता है जैव। इसीलिए बताए थे ना वहाँ, ऐसे समझ में नहीं आता कि क्या होता है जैव विविधता, तो यही होता है कि एक ही जगह पे बहुत प्रकार के जीव पाया जाना, ये कहलाता है जैव विविधता। तो यही जो शांत घाटी जिसको कहते हैं साइलेंट वैली जो केरल में है, ये जैव विविधता के लिए संरक्षित है, ये जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है ये। अब आगे देखते हैं। तो जो पहले नंबर ये जो था यूनेस्को जो था, यही बोला था कि आप लोग एक अभयारण्य बनाइए, एक सुझाव दिया था, विश्व के बहुत सारा देश को सुझाव दिया और सुझाव देने के बाद ही भारत सरकार ने क्या किया? जैव मंडल रिजर्व बनाया, नीलगिरी को पहला बनाया। तब क्या हुआ कि जब बन गया तो यूनेस्को क्या किया? उसको अपने सूची में जोड़ लिया। तो किसको किसको जोड़ा अपने सूची में, इसको देखते हैं कि आखिर यूनेस्को की सूची में कौन कौन सा जैव मंडल रिजर्व है, और भारत वाला, तो कोई दूसरा का नहीं। तो एक आता है ना MAB, इसका मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर। क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनेस्को की MAB सूची में शामिल जैव मंडल रिजर्व। अब समझते हैं आखिर कौन कौन सा जैव मंडल रिजर्व शामिल है यूनेस्को में, इसको देखते हैं। नीलगिरी है, तो नीलगिरी तो केरल में हो गया, नीलगिरी हो गया। मुन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार और अमरकंटक एक ही में है, अचान कमार, अमरकंटक। 9 ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और एक पन्ना को हाल में शामिल किया गया। ये पहले नहीं था, इसको हाल में शामिल किया गया। तो ये सब है, नाम याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ है। तो नीलगिरी केरल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, बाकी सुंदरबन तो याद ही रहता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड, ये भी इजी है। नोकरेक ये मेघालय में है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। 9 ग्रेट निकोबार, ये एक सेकेंड, एक पॉइंट लिखने भूल गए थे, ये था 9 ग्रेट निकोबार। तो ये 9 ग्रेट निकोबार को ना, इसको हम लोग बृहद निकोबार भी कहते हैं इसको, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अगस्त्य मलाई ये जो है, अगस्त्य मलाई ये जो केरल और केरल में है एक प्रकार से, तमिलनाडु, और कंचनजंगा सिक्किम में और पन्ना मध्य प्रदेश में। ये हाल में शामिल किया गया था 2020 में। अब ईयर याद रख सकते हैं कि कब कब शामिल किया गया। अगर ईयर याद नहीं भी रहता कोई बात नहीं, बट ये याद ज़रूर रखिएगा
कि नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। सबको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, जो भी केरल और कर्नाटक तरफ या तमिलनाडु तरफ है ना, उसको एक जगह लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। हम तो डेट बाई ईयर लिखे हैं, बट ऐसे याद, जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए आप। हाँ, मगर याद जरूर कीजिए, सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो नीलगिरी हो गया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, और अचान कमार अमरकंटक ये हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। 9 ग्रेट निकोबार हो गया, इसको बृहद निकोबार भी कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और हो गया अगस्त्य मलाई, ये केरल तमिलनाडु में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, और पन्ना को शामिल किया गया मध्य प्रदेश में, नवंबर 2020 में शामिल किया गया था इसको। अब देखिए इसको कुछ को क्या हुआ ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व जो है इसको कच्छ का रण है। क्षेत्रफल यानी बड़ा होने के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व जो है वो कच्छ का रण, ये गुजरात में है। VVI खेला में नहीं लेना है, समझना है इसको, याद करना है, याद कर लेना है इसको। यूनेस्को के द्वारा संरक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व ये मन्नार की खाड़ी है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी कहाँ था? तमिलनाडु में था, जिसको 2001 में शामिल किया गया। तो ये यूनेस्को के दृष्टिकोण से, यूनेस्को के द्वारा जो से क्षेत्रफल मतलब कि जो संरक्षित है वहाँ पे, जैसे कच्छ का रण तो इस वहाँ संरक्षित नहीं है ना, ये अभयारण्य, सॉरी जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को में, मगर यूनेस्को के द्वारा पूछेगा यहाँ सवाल ये बनता है, ऐसे आप लोग डायरेक्ट नहीं मारिएगा। कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व, भारत का बोल रहा तो ये कच्छ का रण हो जाएगा जो कि गुजरात में है। मगर होगा कि ऐसा बताए, मतलब ये कि यूनेस्को के द्वारा संरक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन है, तो ये मन्नार की खाड़ी है। अगला देखिए कोल्ड डिजर्ट जैवमंडल, जो कोल्ड नाम है इसका, कोल्ड डिजर्ट जैवमंडल, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, जिसको शीत रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ये भी एक जैवमंडल है, कोल्ड डिजर्ट। फिर आगे देखिए जैवमंडल रिजर्व में वनस्पति एवं जीवों को संरक्षित रखा जाता है। वही होता है कि वनस्पति या जो भी जीव रहता है उसको संरक्षित रखा जाता है। जैवमंडल रिजर्व में वनस्पति और जीव को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में रहने वाला मानव के आर्थिक और सामाजिक विकास का भी प्रयास किया जाता है। जैवमंडल के अंतर्गत जो भी मानव भी अगर चलाता है तो उसका भी आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाता है, उसका प्रयास किया जाता है। इसलिए जैवमंडल रिजर्व को मैन एंड जैवमंडल कहा जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है? मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। तो हमारा ख़त्म हो गया वीडियो, ये यहीं तक था। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग एक बार ये वाला, सिर्फ ये पेज। यानी अगर पूछ दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल कौन है, जैवमंडल रिजर्व, तो कच्छ का रण हो गया। मगर कहेगा कि यूनेस्को में संरक्षित, यूनेस्को के द्वारा जो संरक्षित है जैवमंडल रिजर्व, वो भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन है तो जैवमंडल भारत में ही, मगर उसको यूनेस्को संरक्षित करता है, उसको ख्याल रखता है एक प्रकार से। तो ये है मन्नार की खाड़ी। सब इस समय पन्ना जो था ना, ये पेज, ये इससे सवाल बनता ही बनता है, एग्जाम में सवाल आता ही आता है इससे। इसलिए याद कर लेना है, लिख करके याद कर लेना है। इसलिए इतना अच्छा से देते हैं ये, ताकि आप लोग सब चीज़ को लिख लें, जैसे लिखा रहता है ना वैसे लिख लें। ये नहीं रहता कि हाँ सिर्फ लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट बता दिए बोल दिए, नहीं, इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए यार। जो भी मतलब कि रहता है ना, ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए ना कितना पैसा लग सकता है। ठीक है, तो बस पढ़िए और क्या, एक अच्छा ही नोट्स है, मिला जुला करके। ठीक है, बढ़िया है, इसको पढ़िएगा तो आप हर एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक ना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।